परमाणु संरचना में हम लोगों ने अवरोध देखा। अवरोध में इलेक्ट्रॉन उपकक्षक में किस प्रकार समाहित होते हैं, इसके लिए हुंड से अपना नाम दिया, इसे हुंड का रोल। हुंड रोल क्या है? इन्होंने बताया कि कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रायः अकेले रहना पसंद करता है। ये इनका पहला भाष्य है। दूसरा, कक्षक में इलेक्ट्रॉन की दिशा समान होती है। तीसरा, यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है, किसे? कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन की अगर संख्या अधिक हो जाती है इलेक्ट्रॉनों की, तो उनका युग्मन चौथा, युग्मित इलेक्ट्रॉन की दिशाएं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत मतलब लास्ट में उन्होंने कहा कि यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और युग्मित इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मीन्स दक्षिणावर्त, दिशा में तथा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज मीन्स वामावर्त। गतिशील इसका निचोड़ क्या हुआ कि कक्षा के कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तभी होता है जब उनके सभी कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर चुके होते हैं और इलेक्ट्रॉन के प्रवेश करने की दिशा भी समान होती है। मतलब यदि P उपकोष है, P उपकोष में इलेक्ट्रॉन का प्रवेश होना है, हम जानते हैं P में 3 कक्षक होते हैं। अगर किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
3p3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाएंगे अकॉर्डिंग टू हुन्स नियम। अकेले रहना पसंद करते हैं, पेयर में नहीं। इस प्रकार से नहीं रहेंगे, इस प्रकार से भी नहीं रहेंगे कि अनपेयर्ड तो हैं लेकिन उनकी दिशा विपरीत है। यानी इन्होंने कहा कि कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रायः अकेले रहना पसंद करते हैं और उनकी दिशाएं भी समान होती हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट। और यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 से अधिक हुई अर्थात 3p4 हो गया तब उनका युग्मन चालू होगा, उनका युग्मन होने लगेगा एक एक इलेक्ट्रॉन के बाद ये इलेक्ट्रॉन। इन्होंने बताया कि यह युग्मन का भी ये रूल गलत है कि एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये भी गलत है। युग्मित इलेक्ट्रॉन की दिशाएं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत। जब युग्मन शुरू होगा तो यदि ये क्लॉकवाइज में है तो युग्मन एंटी क्लॉकवाइज दिशा में शुरू होगा। और इन्होंने ये भी बताया कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सदैव क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा जबकि युग्मित इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा। क्लॉकवाइज को हम ऊपर की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज को नीचे की तरफ दिखाते हैं। दक्षिणावर्त है घूर्णन और ये वामावर्त। इस तरह से इन्होंने अपना नियम दिया जिसे हम क्या कहते हैं, उंडस नियम। अब इसके बाद उनके नियम के बाद हम एक नई चीज में आते हैं। ये आपका क्लासिकल स्ट्रक्चर ऑफ एटम खत्म हुआ, क्लासिकल थ्योरीज खत्म हो गई है। ये समाप्त हो गई। अब हम आते हैं मॉडर्न थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी जो है वो परमाणु संरचना, परमाणु संरचना। तो ये स्टार्ट हुआ है प्लांक सिद्धांत से। प्लांक सिद्धांत, प्लांक सिद्धांत। प्लांक ने क्या कहा? प्लांक ने कहा कि जब किसी परमाणु को बाहर से ऊर्जा दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। उन्होंने एक फोटो सेल का निर्माण किया। यहाँ पर मेटल रख दिया और यहाँ से ऊर्जा दिया गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने लगा और इलेक्ट्रॉन निकलने से क्या हो गया कि यहाँ पर ऊर्जा का संचालन हो गया, विद्युत का संचालन होने लगा। इसे कहा गया फोटो इलेक्ट्रिक सेल। फोटो इलेक्ट्रिक सेल। और यह प्रभाव कहलाया फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। इन्होंने देखा, हर्ट्ज ने भी प्रयोग किया। प्लैंक ने कहा कि ऊर्जा जो यहां से आ रही है, फोटो माने का लाइट, लाइट का सेंस उन्होंने लिया सनलाइट। तो सनलाइट में जो ऊर्जा आ रही है वह एक पैकेट के रूप में चलती है जिसे फोटॉन कहते हैं, और फोटॉन की ऊर्जा जो होती है वो निश्चित आवृत्ति के अनुसार, ऊर्जा आवृत्ति के
समानुपाती होता है। प्लैंक कांस्टेंट लग गया तो ऊर्जा इक्वल h न्यू हो गया। अगर हम लाइट है, लाइट से तुलना करते हैं hc/λ, अर्थात प्रकाश के तरंग दैर्घ्य पर भी निर्भर करता है, तरंग दैर्घ्य पर भी निर्भर करता है। इस तरह से जो पैकेट रूप में चला उसकी संख्या निश्चित होती है, अर्थात Q इक्वल n E पर डिपेंड हो जाता है। इसे प्लांक का क्वांटाइजेशन सिद्धांत कहते हैं। मतलब आवेश जो होता है इसकी इंटेंसिटी जो होती है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके फ्रीक्वेंसी, उसके वेवलेंथ पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन के आवेश पर डिपेंड करती है, जिसे हम Q द्वारा लिखते हैं। ये है प्लैंक का क्वांटाइजेशन सिद्धांत और फोटो इलेक्ट्रिक सेल। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल के बारे में उन्होंने बताया कि जैसे ही एक निश्चित ऊर्जा की मात्रा, जिसे हम फोटॉन कहते हैं, इस मेटल पर पड़ती है, मेटल गर्म होता है और गर्म होने से आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स, बाहर उसके इलेक्ट्रॉन्स निकल आते हैं, या धातु में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो भी धातु से बाहर आ जाते हैं और बाहर आकर के ये कैथोड से एनोड से कैथोड की तरफ कैथोड से एनोड की तरफ गमन करना शुरू करते हैं। एनोड क्यों? क्योंकि ये धनावेशित है। कैथोड क्यों? क्योंकि ये ऋणावेशित है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इधर आएंगे और इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, आवेश का प्रवाह, वही क्या कहलाता है? विद्युत धारा कहलाता है, जिसका डिफ्लेक्शन हमें गैल्वानोमीटर द्वारा प्राप्त हो जाता है। हाँ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ये संकेत हमें बताता है कि लगातार इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। और इन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन का निष्कासन लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। लाइट की इंटेंसिटी माने तीव्रता, तीव्रता पर डिपेंड करता है। और लाइट के इनमें पड़ने और इलेक्ट्रॉन के निकलने के बीच कोई टाइम इंटरवल नहीं होता है, नो टाइम इंटरवल, कोई टाइम इंटरवल नहीं होता है। तो इस प्रकार से प्लैंक ने अपना ये जो सिद्धांत दिया कि प्रकाश पैकेट के रूप में चलता है, उसकी ऊर्जा निश्चित होती है, जिसे हम फोटॉन या क्वांटा कहते हैं, और क्वांटाइजेशन थ्योरी दिया। इस क्वांटाइजेशन थ्योरी से हमें अनेक निष्कर्ष निकले, जिसका उपयोग हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी में, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? जब प्रिज्म जैसे पदार्थ पर हम व्हाइट लाइट को इंसिडेंट करते हैं, प्रेक्षित करते हैं, तो वह अपने 7 रंगों में इस 7 कलर में टूटना क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम। इसका सर्वप्रथम अवलोकन न्यूटन ने किया। जब किसी व्यक्ति को एक में उपलब्धि मिल जाती है तो एक ही क्षेत्र में नहीं, कई क्षेत्रों में लगातार अपने प्रयास को जारी करता है। तो स्पेक्ट्रम के क्षेत्र में इन्होंने अपना योगदान दिया सर्वप्रथम, और इन्होंने प्रकाश के गुणों का भी अध्ययन किया। इन्होंने ही बताया कि प्रकाश कण के रूप में चलता है, जिसे कहा जाता है न्यूटन का कणिका सिद्धांत। कणिका सिद्धांत, इसकी
जिसकी चर्चा फिजिक्स में विस्तार से की गई है। न्यूटन ने ही बताया था कि ये क्वांटम, जिसे कण का सिद्धांत, और न्यूटन ने ही कहा कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, जिसे तरंग सिद्धांत, न्यूटन का तरंग सिद्धांत। और दो गुण होने के कारण प्रकाश को द्युत प्रकृति कहा गया, द्युत प्रकृति, ड्यूअल, ड्यूअल नेचर का। तो इसी ड्यूअल नेचर को न्यूटन ने बताया था। और स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, इसकी चर्चा हम लोग अगले। धन्यवाद।